आज हमारे साथ ही हमारे चिरपरिचित मेहमान हैं पीपी सिंह जी। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी हैं। कहाँ हैं, क्या करते हैं, आज यहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, ढेर सारी बातें हम आपसे जानते हैं। सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं आर प्रयास पर। बिल्कुल। और आप बताइए कैसे हैं? भैया आई एम वेरी फाइन, बहुत हम भी रहेंगे। ठीक हूँ मैं। चलिए, हम ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप सदैव ठीक ही रहें। तो अभी यहाँ आज लंगड़ी बजा रहे हैं, यहाँ कहाँ हैं? वो अपना नाम परिचय बता दीजिए आप पूरा। मैं ग्राम सभा बिसामा, ये लंगड़ी बाजार है उसी के अंतर्गत आती है। मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ विगत मैं 1 वर्ष से लगातार बैठता हूँ। मेरा अपना अस्थायी कार्यालय है। चलिए, में एक सवाल आया, जैसे कि सबसे पहले 1 वर्ष से आप यहाँ बैठते हैं, अस्थायी कार्यालय है, और इस 1 वर्ष के बीच में जो यहाँ दौरान में बैठे आप, इसके पहले कहाँ बैठते थे, क्या करते थे, उसको बताएंगे। मैं गवर्नमेंट जॉब में था। गवर्नमेंट जॉब में होती है कि मैंने एनजीओ का विजन दिया था, असहाय, यतीम, बेरोजगार, निराश्रित लोगों की मदद करना। मैंने अपने एनजीओ के माध्यम से मेरे एनजीओ जान लीजिए, युवा बेरोजगार ग्रामोत्थान का संस्थान मेरे एनजीओ का नाम। उस एनजीओ के मार्फत मैं और हमारी पूरी टीम ने, जिसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे अध्यक्ष भाई शिवलाल यादव जी का रहा है, हर प्रयास किया गया, हर संभव प्रयास किया गया। तहसील स्तरीय जिले में तो नहीं जा सकते, लेकिन तहसील स्तर के ब्लॉक धनपत का मामला रहा, के बल्दी राय का मामला रहा। मुझे कहीं से ये पता चला कि फला कोई ये प्रॉब्लम है, चाहे शादी की बात हो, चाहे किसी और मैटर की बात हो, तो हम सब ने सहयोग की, निभाई, सफल भी हुई है बिना किसी एड के। मुझे गवर्नमेंट एड नहीं मिल जाता, मैं चंदा लेकर के अपने साथियों के सहयोग से करता था। तो कहने का आशय, आपने जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक सामाजिक संगठन आपने तैयार किया है। जी। तो किस नाम से ये सामाजिक संगठन आपका? युवा बेरोजगार ग्रामोत्थान विकास संस्थान। ये पूरे उत्तर प्रदेश में आप काम कर रहे हैं? ऑल ओवर। तो कब से रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका? ये रजिस्ट्रेशन मेरा 2007 से है। 2007 से? जी सर। तो आपने रिन्यूअल भी करवाया होगा? यस जी। कितनी बार करवाया? रिन्यूअल 2 बार हो चुका है। कितने लोगों कमेटी होगी? नियर अबाउट 300 लोग आपकी समिति में कार्य कर रहे हैं। ये हम पंजीकृत हैं, मेरी सोसाइटी में पंजीकृत हैं, मेरे संस्थान में पंजीकृत है जी। 300 से प्लस होगा कम नहीं होंगे। 13 सदस्य मेरे साथ हैं। 2007 में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, लगभग 300 सदस्य उसकी कुल कमेटी में काम कर रहे हैं। और तो अब तक आपने विशेष रूप से कौन कौन से काम किए होंगे सामाजिक क्षेत्र में? विशेष करके असहाय लोगों की मदद के लिए जी। शादी विवाह में ज़्यादा शिरकत किया हम लोगों ने, जिनके पास संसाधन नहीं थे, असहाय कंडीशन में रहे, मजलूम लोगों की मदद की हम लोगों ने। चंदा लेकर के हर सब प्रयास किया गया, टॉप टू बॉटम उनकी मदद करने का। अच्छा, चंदा कहाँ से आप आते हैं? चंदा समाज सेवी तमाम है। हमने बीच में भाई सुकुमार जी से भी सहयोग लिया है और अपने सदस्यों के माध्यम से हमारी कमेटी के जो मेंबर्स हैं, इन सब से मैंने सिलेक्शन किया है। और अब तक कम से कम सामाजिक कार्य में 10 लाख से ऊपर का सहयोग हम लोगों ने किया है। अनुदान किया है? अनुदान लेकर के? अनुदान नहीं, चंदा, अनुदान नहीं मिला कैसे? चंदा ले लिया और जी, आपने दान दिया 10 लाख से ऊपर, 10 लाख के आसपास। जी। तो उसमें विशेष रूप से ज़्यादा मोटा अमाउंट लगभग कैसे क्या रेशियो बनाते होंगे सहयोग करने का? अब उसमें भैया विशेष ये होता है कि मान लो लड़की की शादी है जी। तो लड़की की शादी में दहेज में जैसे हमको आलमारी देना है, बक्सा देना है, बेड देना है जी, या खान पान की व्यवस्था करना है, टेंट की व्यवस्था करना है, तो कुछ परिवार ऐसे हैं कि उसको वो मैनेज नहीं कर पाते। तो उसको हम लोग प्रयास ये करते हैं कि अपने स्तर पर
मैनेज कराते हैं, वो मैनेज करा करके सफल संपन्न कराने का प्रयास। ये जो किसी भी गरीब की बेटी के विवाह में जो आप सहयोग करते हैं तो उसमें करने का क्या आप बनाते हैं ग्राउंड, मतलब किस लेवल पे करते हैं? हम लोगों के पास कोई डाटा नहीं है। हम्म, मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ, आपने पहले ही बताया। जी मेरे साथी, मेरे पास 300 की टीम है। जी इन सदस्यों द्वारा जहाँ बताया जाता है कि फला व्यक्ति ऐसा है, जी जी वो असहाय है, हम लोगों को मदद करनी चाहिए, तो उसका हम लोग मिलकर निरीक्षण करते हैं कि क्या ये पात्र है। अगर वास्तव में पात्र है तो प्रयास ये किया जाता है। कुछ शादियों तो हम लोगों ने ऐसा किया है कि नमक से लेकर के विदाई तक का पूरा भार हम लोगों ने अपने ऊपर लिया और उसको सफल किया। अच्छा, उसी पिता की वेदी पर ही बारात आती है, वहीं से विदाई होती है? जी 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 जी, वहीं उसके घर पे, या कहीं मैं अलग से कहीं कोई टेंट नहीं लगवाता, कोई अलग से व्यवस्था नहीं करता, उसके घर पर ही हम लोग ये सहायता राशि को नहीं दे पाते, सामग्री उपलब्ध। ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन सुल्तानपुर जनपद में आपका मूल जनपद है जी और आपका विकास खंड धनपतगंज है, बैठे भी अपने गांव क्षेत्र में हैं आप। तो हम एक सवाल करते हैं आपसे, अपने विकास खंड क्षेत्र में, अपने बिसावा गांव सभा में आसपास में किसके साथ इस तरीके से सहयोग किया है? देखिए, ब्लॉक धनपतगंज की बात आपने उठाया है, मैं इसी ब्लॉक का निवासी हूँ। एक कहावत आप सुनिए भैया, जी तुलसी वहाँ न जाइए जहाँ जन्म के ठाव। जी जी हमारी कोशिश, मेरा प्रयास, संभवतः मेरे ब्लॉक के लोग, मेरे ग्राम सभा के लोग ना तो हमें पहचान पाए, ना मेरे कार्यों से परिचित हो पाए। कारण कि मैं एक अपवाद के रूप में आज जाना जाता हूँ, लोग मानते भी हैं। मैं चौराहे पर बैठता हूँ, ये भी लोग पूछते हैं कि इन सालों के पास कोई काम नहीं है, फर्जी बैठे रहते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो बात क्या है? ऐसा आपको कैसे लगता है कि आप कहते हैं कि इनके पास कोई काम नहीं है? अभी तक तो एक वर्ष पूर्व आप सेवा में रहे, आप सेवानिवृत्त हुए हैं, समाज सेवा पहले से ही कर रहे हैं, ऐसा मन में क्यों आ रहा है कि लोग ऐसा सोचते हैं? मैं सेवा में रहते हुए भी, मैंने कहा ना, जी सेवा वो तो सर्विस जॉब में था, मेरी ड्यूटी थी, मैं उसको करता था। लेकिन बाकी समय जो भी होता था वो जनता और जनता के सुख के लिए था। मैंने जो बात कही अभी ब्लॉक धनपतगंज, तो मैं इस ब्लॉक से अछूता हूँ, अपने आप कॉन्टेक्ट मान कर रहा हूँ। कारण कई, चाहे मेरी बेवकूफ़ी मानी जाए, चाहे मेरी बुद्धिमानी मानी जाए, सच तो ये है, अगर हमें प्यास लगी है और मैं प्यास से होने की अपनी भूमिका न दिखा पाऊँ, मुझे प्यास लगा है, किसी से अपनी प्यास के बारे में बता ना सके, तो शायद इस ज़माने में एकदम इम्पॉसिबल है कि कोई आपको आपकी प्यास बुझा सके। प्यासे को पानी पिलाने को तो प्रयास लोग करते ही नहीं, और बिना बताए आपको इमदाद करे ना मुमकिन। तो यहाँ के लोग, मैंने फिर वही कहा कि या तो मुझे जान नहीं सके, मेरे संगठन के बारे में नहीं जान सके, या वो ये मान चलते हैं कि लोग इस पाखंडी हैं, लोगों के पास कुछ नहीं है। यही नहीं भैया, मैंने यहाँ 2-3 कैंप भी लगवाए, विवाह का मैंने कैंप लगवाया, और कैंप में मैं उसको बुलाया, उसमें सबका रजिस्ट्रेशन कराने का मैं प्रयास किया इसी बाजार में। उस समय एक सवालिया इंसान पैदा हुआ कि 100-150 रुपये लेकर के ये लोग सब कुछ बेवकूफ़ बना। लेकिन आफ्टर 6 माह के बाद जब 150-200 लेबरों को हमने साइकिल दिलवाई, उनको ये लाभ मिला, तो लोग सोचे नहीं यार ये लोग बढ़िया काम। चलिए, इस पर प्रकाश डालिए, कौन सी साइकिल कैसे दिलवाई थी आपने? श्रमिक विभाग से एक योजना थी 2012 और 17 के बीच में कि श्रमिक का जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, उनके बच्चों का वजीफा, उनका 5 लाख का बीमा, और उनको नरेगा काम में या मजदूरी काम में जाने के लिए सरकार से साइकिल की व्यवस्था उपलब्ध कराई। उससे मैंने कितने लोगों को लगभग दिलाई रही होगी?
करीब 150 लोग अपने ही क्षेत्र के थे, बाहर से घूम के आदि बल्दीराम ब्लॉक ना। तहसील मिला करके कुल पहले 35 बतिया होती है ना। इस तहसील बल्दी राय क्षेत्र में आपने इस तरीके ठीक से है। सहयोग किया। हाँ, मैंने किया है और कई ग्राम सभाओं के लोग लाभान्वित ना है, ठीक है, गड़बड़ाई है फिर। तो जैसा अभी आपने कहा कि तहसील विकास खंड धर्मपतगंज क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा कार्य नहीं किए, कार्य बल्दी कोई भी राय। रहा होगा, तो आपने दूसरी बात ये कही कि लगभग 300 से ज़्यादा की समिति के आपके परिवार में है, आपका बड़ा सा परिवार है, तो ये तहसील क्षेत्र में ही है या पूरे जिले में है अथवा पूरे प्रदेश में मिला करके आपकी कमेटी की संख्या है? अभी तो हम भैया केवल तहसील स्तरीय विशेष करके ब्लॉक धर्मपतगंज बल्दी राय को ऐड करके हमने इस कमेटी को गठित किया दोनों ब्लॉक के समन्वय से। एक चीज, दूसरी चीज, इसका विस्तारीकरण नहीं हो पाया। भौतिकवादी युग है, बिना अर्थतंत्र के आगे स्पीड बढ़ाना नामुमकिन। इस दिशा मैंने प्रयास किया तो मुझे ये बताया गया कि आप रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, लेकिन नीति आयोग में या ऑनलाइन आप दिखाई नहीं पड़ते। मुझे जब ये अनुभव हुआ, ये जानकारी हुई, तो मैंने नीति आयोग में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब मैं ऑनलाइन हूँ, कई कॉल भी आई हैं, लेकिन अब उनका वो बैंक डिटेल मांगते हैं कि कितना आपने अब तक आपका ग्रोथ क्या है। तो मेरा ग्रोथ तो ऑडिट सीट मांगते होंगे, तो ऑडिट सीट मैं बता रहा हूँ कि मैंने चंदा लिया और दान कर दिया, हो गया, बैलेंस तो कहीं बना नहीं। इस रात से लिया, उस रात से दिया, तो कोई बैलेंस बना नहीं। हाँ, जो सदस्यता शुल्क थी वो बैंक खाते में आज भी है। एक खाता मेरा केरला बैंक कुवार में है, एक खाता मेरा बैंक का बड़ौदा हेमनापुर में है, और दोनों खाते में सदस्यता शुल्क का पैसा आज भी है। अच्छा, अपने संगठन का नाम फिर से बता दीजिए एक बार। युवा बेरोजगार ग्रामोत्थान विकास संगठन उत्तर प्रदेश। युवा बेरोजगार ग्रामोत्थान संस्थान विकास संस्थान के माध्यम से आप कार्य कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। अब तक 2007 से लेकर के अब तक आज 2022 है, अब तक जो भी किया आपने बताया, लेकिन आप अपने द्वारा किए गए कार्य जो हैं उसी से अभी संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं, क्या इस पर क्या कहेंगे? हाँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो अब आप संतुष्ट कैसे होंगे, इस पर क्या करेंगे? मेरा प्रयास ये है, अभी तो चुनावी वर्ष चल रहा है, 10 मार्च के बाद सरकार का गठन हो जाए। मैं अपूर्णता पूर्ण हो चुका हूँ, नीति आयोग में मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब मैं सरकार से भी अपील करूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा, और अपने कार्यों का पूरा बायोडाटा बना करके हमने पूर्व सांसद माननीय वरुण गांधी जी को, और इसके पहले मैंने डॉक्टर संजय सिंह जी को, इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर अवधेश प्रसाद जी को अपने कार्यों का पूरा फेरिस्त, पूरी फाइलें उपलब्ध कराई दी। और मैंने अपील किया था कि हम इस संगठन से हैं साहब, हमको सहयोग करें और हम जनता जनार्दन की सेवा करना चाहते हैं। वित्तीय अभाव में मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन डॉक्टर संजय सिंह ने मुझे यह बात कही थी कि ठीक है, मैं आपकी बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाऊंगा। कुछ समय बाद इलेक्शन आया, वो यहाँ डिफीट खाए, दूसरे सांसद हुए, तो कार्यकाल उनका उस समय बहुत कम का रहा, लेकिन आश्वस्त किया। वरुण जी से मेरी बात हुई, वरुण जी ने कहा सीधे आप दिल्ली आओ। अब दिल्ली जाने का मकसद आप जानते हो, क्योंकि मैं दिल्ली कभी गया नहीं, अननोन बॉडी हूँ। मैं अपने उद्देश्य को लेकर दिल्ली जब जाऊँ, विजन मेरा लंबा है, प्रक्रिया लंबी थी, तो मैं संशय था मुझे कि क्या मेरे बिंदुओं पे प्रकाश डालते हुए माननीय सांसद साहब इस संगठन के लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। इसी हुआ पोह में मैंने ज़रा मुनासिब नहीं समझा। यानी कि न जाने में जो मुनासिब नहीं समझे, कहीं ना कहीं अविश्वास था। ये विश्वास नहीं था कि सांसद जी वहाँ बुलाने के बाद काम करेंगे आपका? भाई देखिए, उनकी मैंने कैंप मीटिंग लगनी में कराई, मैंने अपने घर में ये बात जब रखी तो उन्हें कुछ तो आश्वस्त करना चाहिए।
उन्होंने सीधे ही ये कहा कि ये पत्रावली मैं क्या करूं, तू लेके दिल्ली जा। अगर मुझे थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ी सी रोशनी मिली हो, मैं दिल्ली जरूर। इसी तरह अवधेश प्रसाद जी से बात हुई। तो इनसे भी 5 वर्ष पहले हुई रही होगी अवधेश प्रसाद जी से। जी, चूंकि 5 वर्ष हाँ, पहले जी ही जी सूबे में जी मंत्री जी थे। जी 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 5 वर्ष पहले बात हुई अरे थी। बीच में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, इस सरकार में इनके नुमाइंदों से मेरी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। जी ये इस समय माननीय सांसद मेनका जी हैं, जी जी इस संबंध में अभी इनसे कोई वार्ता नहीं हुई है। ये जानती भी नहीं हमारे संगठन, लेकिन बड़ू जी जानते थे, काका संजय सिंह जानते थे। अच्छा, अब आप बताइए, जैसे कि आपने अपने दर्शकों से भी बताना चाहते हैं कि आपका जो भी संगठन है 2007 से लेकर के अब तक कार्य कर रहा है, और इन्होंने काफ़ी लोगों से धन इकट्ठा करके, चंदा लगा करके गरीब, असहाय, निराश्रित लोगों का सहयोग किया है। तमाम गरीबों की बेटियों को शादी में सहयोग किया है, और भी तमाम रूप से इन्होंने कार्य किया है। अभी हम और भी इनसे जानना चाहेंगे सिंह साहब से, लेकिन एक सवाल है कि जैसे अब तक 2007 से लेकर के 2022 तक आप अपने द्वारा किया तो बहुत आपने प्रयास, लेकिन जितना भी किया उससे संतुष्ट नहीं है, और संतुष्ट कैसे होंगे इसको भी हम जानना चाह रहे हैं, और अभी सवाल हमने किया भी। तो आगे इस समय आपने मन में क्या रखा है कि किससे बात करेंगे और कहाँ से आपको लाभ होने वाला है, कौन आपका सुनने वाला है? गाइडलाइन मुझे मिल चुकी है। जी कुछ चीज़ें प्राइमरी स्टेज की थी, मैं प्राइमरी स्टेज से अपर आया हूँ। जब मेरे संज्ञान में सब बातें आई, एनजीओ बहुत हैं, ऑल ओवर यूपी लाखों की संख्या में एनजीओ हैं। जी कुछ ही एनजीओ एक्टिव हैं। जी एनजीओ वाले फ्रॉड करते हैं। नहीं, आप तो एक्टिव हो, मैं एक्टिव हूँ, पूर्व आप से फ्रॉड हो क्या? मैं फ्रॉड, जब मुझे कोई एड मिली ही नहीं जब तक, तो मैं फ्रॉड हूँ कि नहीं हूँ साहब। जब मुझे कुछ आप दोगे तभी तो मुझे चेक करोगे आप। नहीं, आप दूसरों को बता रहे हैं ना, इसलिए हमने कहा कि हाँ, ये होता है। एक बार मैं कलेक्टर महोदय के कार्यालय गया जी और मैंने उनसे अपील की, साहब ये संगठन मेरा है, हम लोग ऐसा काम करते हैं। जी जी तो वो बिगड़ गई, नाराज हो गई कहते ही, कि एनजीओ वाले चोर होते हैं। मतलब कहते ही बिगड़ गए। ये नाराज हो गए, एनजीओ वाले चोर होते हैं। हाँ, हमने कहा मैं तो सर्टिफाइड नहीं कर पाऊंगा, मैं चोर हूँ या साहब, लेकिन अपनी बात करूँगा। लाख प्रयास के बाद भी उन्होंने कहा नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, आप जाइए, जनप्रतिनिधियों की मीटिंग है, यहाँ आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चला आया, मैंने अपने साथियों को इस बात से अवगत कराया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, गिलानी हुई। ये आप बताइए कि जनपद के यानी जिले के जो जिलाधिकारी हैं, उनको इस प्रकार से कहना उचित था, कहाँ तक उचित था आप कहिएगा? संभवतः मतलब सभी एनजीओ को चोर कह देना क्या राइट बनता है उनको? एकदम राइट नहीं बनता, एकदम नहीं बनता, लेकिन संभवतः उन पे कोई ऐसी बात रही होगी या किसी एनजीओ के चक्कर में उन पे ब्लेम होंगे। मुझे तो ये भी बताया गया कि नोएडा में सपा सरकार के कार्यकाल में किसी मैटर में फाइल थी, तो हो सकता है उसके दिमाग में रही हो, एक तो लपेटे में पहले से रही, दोबारा एनजीओ वाला आ गया हो तब फिर लपेट दे हमको, फिर से लपेटा जी आ गए। तो इसलिए उनके दिमाग की बात नहीं होगी, इसलिए उन्होंने कह दिया। लेकिन मुझे डीएम अनीता सिंह जी थी, मैंने जब बताया कि महोदया मैं इस एनजीओ से हूँ, यह संगठन मेरा है, मैं मेडिकल कैंप लगाना चाहता हूँ महोदया, ये करना चाहता हूँ, तमाम बात मैंने रखी, 5 बातें रखी, 5 बिंदु मैंने बात की, और गरीब असहाय की मदद करने का मैंने पूरा फायदा आपका सहयोग दी। तो पहली बात तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैं सीएमओ को लिख देती हूँ, आप मिल लीजिए, सीएमओ सहयोग करेंगे आप। दूसरा, उसमें हुदूद वाला मामला आया था, बड़े पैमाने की फसल नष्ट हुई थी, मुआवजा कुछ ग्राम सभाओं को नहीं मिला था। मेरे ही समक्ष उन्होंने तहसीलदार को डांट लगाई और कहा तत्काल मुझे 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करो और सबको मुआवजा दिलाओ। मेरी बात को सुना। चौथा, मैंने कहा सर आप आएँ और मेरे जो मुख्य गेस्ट होंगे, चीफ गेस्ट आप होंगे, आपकी ही अध्यक्षता में कार्यक्रम करूँगा। तो बड़े सहज स्वभाव में कहा कि लगता है आप लीडरशिप करना चाह रहे हैं, आप अपना झंडा बुलंद करना चाहते हो, आप चुनाव लड़ना चाहते हो, इससे ही
आभास हो रहा है कि आप कोई इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं महोदय, ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं है तो कुछ तो मैं आपके मंच को शेयर नहीं करूंगी, मैं अध्यक्षता नहीं करूंगी, लेकिन मेरा सहयोग जितना होगा मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। यही भी करेगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि क्षेत्र की जनता ने, समाज जनता ने आपको समझने में भूल की, तो क्या उस समय की जिलाधिकारी महोदया जिनसे आपकी बात हुई उन्होंने भी समझने में भूल की? उन्होंने भूल नहीं किया। मैंने कहा ना, वो शायद लपेटे में रही हूँ किसी एनजीओ के माध्यम से। मैंने सुना था कि नोएडा में उनके खिलाफ कोई भूमि घोटाले में केस फाइल की। चौकन्नी थी जी, कोई मामला था उनका, मुझे बाद में पता चला। अच्छा, अब आपसे एक सवाल ये है कि जब कभी आपने एनजीओ की स्थापना की तो एनजीओ की स्थापना को करते समय आपके अंदर में मनोदशा जो आपकी रही होगी कि हमें देश में, प्रदेश में, ज़िले में, क्षेत्र में, गांव में, गलियों में लोगों की हम ऐसे यानी ऐसे मीन्स कैसे, आप कैसे आपने क्या आपकी मनोभूति थी, आपके मन की बातें क्या थी, वही आप कहेंगे। देखिए भैया, ये संस्कार होते हैं जी। मेरे जन्म से ही संस्कार है। मैं गरीब परिवार में पला बड़ा हुआ हूँ और गरीबी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। और उस गरीबी को झेलने के बाद मुझे जो एहसास हुआ तो मैंने सोचा कि ये ज़िंदगी अगर किसी के काम में आ जाए, मेरा थोड़ा प्रयास किसी के काम में आ जाए तो बड़ा सार्थक होगा, मैं धन्य हो जाऊंगा और मेरा मिशन पूरा होगा, मानव जीवन का मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। इस विषय पे मैंने अपने साथियों से इस पे मंत्रणा किया। तो मेरे सबसे निकटतम मित्र शिवलाल जी, जो मेरे अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे बल प्रदान किया और कहा साहब बिल्कुल बहुत अच्छा निर्णय है, हम लोग आपके साथ हैं, ये लड़ाई लड़नी चाहिए। भले आज हम कमज़ोर हैं, कमजोरी की स्थिति में है, प्रयास अब सबका बढ़िया होना चाहिए और वही दिशा में हम लोगों ने काम किया है। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, आगामी लोकसभा चुनाव के पहले तक इस एनजीओ को एक प्लेटफॉर्म मैं दे दूँगा। चाहे वृद्धाश्रम स्थापित कराऊँ, चाहे बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाऊँ इस एनजीओ के माध्यम से। मेरा विजन तो बहुत लंबा है। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं आपको हैं कि अपने आप विजन में कामयाब हों। और एक सवाल है आपसे कि जैसे कि अभी आपने 2 या 3 बार अब तक की बात में भाई शिवलाल जी की बात आपने कही, जो अध्यक्ष हैं आपकी संस्था के, तो आपकी संस्था में लगभग 300 से ज़्यादा लोग हैं और शिवलाल जी को आप बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही निश्चित रूप से आपके दिल के करीब होंगे और आपको बहुत बेहतर सहयोग करते होंगे। लेकिन इन्हीं की बात 1, 2, 3, 4 कम से कम और नाम बताएंगे, कोई ऐसा सहयोगी रहा हो बीच में जिनसे आपको बहुत अच्छा, बड़ा तसल्ली, शांति मिलती रही हो? देखिए, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ठीक ना जी। रहीमन सींचे मूल को फूलें फलें लगाए। विश्वास भगवान एक, सबका मालिक एक, परम पिता परमेश्वर एक है, एक पर ही विश्वास होता है, सबको एक पर करना पड़ता है। और मानव जीवन में मैंने अपने निकटतम सहयोगी के रूप में सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में जो भी बातें होती हैं तो सबसे नज़दीक मैं इन्हीं को पाता हूँ, शिवलाल जी को, इसलिए मैं बाबा लाऊंगा। और ये भी बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। मैंने एक बात यहाँ पे विस्मृत किया है, रिपीट कर दूँ। जी। हम लोग यहाँ हर वर्ष जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराते थे इसी एनजीओ के नाम पे। उसमें जिले और दूसरे ज़िले की भी टीमें शिरकत करती थी, 22-24 टीमें यहाँ आती थी। हम लोगों ने किस स्तर पे कैसे मैनेज किया है टूर्नामेंट को, पुरस्कार से लेकर के खिलाड़ियों के आने जाने का भाड़ा, उनके जलपान की व्यवस्था, उसमें जो सहभागिता रही है शिवलाल जी के अभिषेक, जो व्यक्ति, जो मित्र अच्छे बुरे वक्त पे साथ आए तो बार बार प्रभु श्री राम हनुमान जी को ही क्यों मानते थे,
उनकी बहुत सेना, बहुत लंबी सेना थी, एक को ही मानते थे। अनन्य भक्त रहे। वक्त में। तो शिवलाल जी भी आपके हनुमान जी जी हैं। जी जी मेरे हनुमान जी। चलिए भाई, सवाल आपका बढ़िया से निकल के आया जवाब कि शिवलाल जी आपके हनुमान जी हैं टीम के, और इसलिए उनका नाम लेना आपकी मजबूरी है। तो अब आप ये बताइए कि जैसे लगा, अभी आपने सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने की बात कही, तमाम कन्याओं की विवाह की बात कही, अभी खेल कूद में भी आपकी रुचि बेहतर दिखाई दी। जी आपने खेल कूद में भी नौजवानों के लिए भी बेहतर कार्य जी, किया। जी, जी, जी। टूर्नामेंट वॉलीबॉल प्रतियोगिता करवाई, जी। और कौन कौन से खेल करवाए आप? हमने लंबी दौड़, कूद, कुश्ती, रेस वगैरह? हाँ रेस भी कराई, बच्चों को पुरस्कृत भी कराया, और माननीय लोगों को बुला के पुरस्कृत कराया। हम लोग जितना कर पाए किए, नहीं हो पाया तो किसी को मैंने गेस्ट बना दिया, उनसे प्रोत्साहित करा दिया और मैनेज किया, बढ़िया हुआ। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, मैं अध्यात्मवादी विचार का व्यक्ति हूँ, अध्यात्म पे बहुत बड़ा विश्वास रखता हूँ, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैंने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए। मैंने कुणवार कराया। काहे का? सांस्कृतिक कार्यक्रम एक अध्यात्म को लोगों को जोड़ने का, भाईचारा बनाने का, हिंदू मुस्लिम एकजुटता का परिचय या इनको समीप लाने के लिए मैंने सांस्कृतिक मंच के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश किया। और आप सुने होंगे, हमारे क्षेत्र के नामी गिरामी कलाकार हैं जवाबी के नादान सुल्तानपुरी जी। एक टीम के अगुआ ये हुआ करते थे, दूसरी टीम कहीं रायबरेली से आती थी, कहीं बाराबंकी से आती थी, कहीं लखनऊ से आती थी, कहीं कहाँ से आती थी। हमने और मेरे साथियों ने करीब 7-8 सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े और जबरदस्त। कुल मिला के बहुआयामी दृष्टिकोण के धनी व्यक्ति हैं आप। आपने समाज में चाहे वो जो है खेल कूद का रहा, चाहे वो किसी की समस्याओं को जोड़ के रहा, इन सब के लिए आपने कार्य किया। अच्छा, आप बताइए कि अपने एनजीओ के माध्यम से अपने क्षेत्र में अगर आपको सरकार कोई वर्क देती भी है तो किस विषय पर दे जिस पे आप बेहतर कार्य करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट के जितने वर्क है या जितने भी काम हो रहे हैं, यहाँ तक मेरे संज्ञान में 90% काम तो एनजीओ, जैसे पर्यावरण पे है, कृषि वानिकी पर है, वृक्षारोपण पर है, भूमि सुधार पर है। तो अगर किसी सेक्टर में मुझे काम दिया जाएगा तो कम से कम 100, 200, 300 बच्चों को रोजगार मिलेगा, उन्हें भरपूर पाठ्यक्रम मिलेगा। और मेरा लक्ष्य भी यही है कि अगर किसी सेक्टर में मुझे काम मिला करने को, तो मैं कम से कम अपने एनजीओ के माध्यम से 500 बच्चों को रोजगार देने का काम करूँ, अपने क्षेत्र से, अपने जनपद से, विशेष करके जहाँ का निवासी हूँ, इसी तहसील का। जी, हम भी इसी की बात करना चाहेंगे, तहसील बल्दी राय की ही बात करना चाहेंगे। तो अगला सवाल ये है कि आपके बल्दी राय तहसील क्षेत्र में ऐसा कौन सा वर्क किया जाए जिससे यहाँ पर चहुमुखी विकास हो, और वो मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के माध्यम से? पहली बात तो हम लोग बहुत पिछड़े क्षेत्र से आते हैं। तहसील बल्दी राय अभी 9 तहसील है, और सबसे पिछड़े ब्लॉकों में 14 ब्लॉक है, जिसमें बल्दी राय हमारा धर्तव्य है। अब अतीत में क्या रहा, क्यों नहीं विकसित हुआ, नेताओं की कमी रही या यहाँ के लोगों की कमी रही या जागरूकता का अभाव रहा या संसाधन का अभाव। जहाँ संसाधन होंगे वहाँ विकास होगा, संसाधन नहीं होंगे, समस्याएं होंगी, तो लोग स्वतः पलायित होंगे, भागेंगे, रोजगार के लिए भटकेंगे। जब यहाँ रह करके अपने परिवार के साथ रह करके हम एकजुटता के साथ काम करेंगे तो हमें हमारे अंदर मजबूती आएगी और विकास तेजी से। मान लीजिए मेरा 7-8
लोगों का परिवार है। इस मैंने कहा भौतिकवादी युग में पहले हुआ करता था, एक आदमी जॉब करता था और पूरा परिवार उस पर डिपेंड होता था और पूरे परिवार का जीविकोपार्जन से चलता था। लेकिन आज के दौर में प्रत्येक घर का प्रत्येक प्राणी, जो नाबालिग है उसकी बात मैं नहीं करता जी। लेकिन जो वयस्क हैं, बालिग हैं, वो कुछ न कुछ रोजगार की तलाश में, चाहे वो दुकान कर लिए होंगे या प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब करते होंगे या कहीं कुछ करके दो पैसा अर्निंग का प्रयास करते हैं। लेकिन उन्हें इतनी पर्याप्त मात्रा में अर्थव्यवस्था नहीं मिलती है कि वो अपने भरण पोषण के अलावा एक्स्ट्रा कुछ कर। जब एक्स्ट्रा धनराशि होगी, अतिरिक्त पैसा होगा, अतिरिक्त व्यवस्था होगी, तभी वो अतिरिक्त कुछ सोच पाए, कर पाएंगे। तो हम अपने एनजीओ के माध्यम से बिना पलायन किए अपने घर में रहते हुए 2 घंटे 4 घंटे का समय निकाल करके उनसे काम लेंगे और भरपूर पारिश्रमिक देने का काम करेंगे ताकि उनका परिवार को सहल रहे, परिवार के नज़दीक रहें, परिवार की देख रेख करें, पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट ना हो, बहुत जटिल समस्याएँ आएंगी अति असहाय परिवार को। तो मैं वित्तीय रूप से पोषित करने का भी काम करूँ, उनके जीवन में नई खुशहाली लाने का, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए अपने एनजीओ माध्यम से मैं काम करूँ। आप अपने एनजीओ में किस पद पर हैं? मैं प्रबंधक हूँ। आप प्रबंधक हैं, शिवलाल जी आपके अध्यक्ष हैं। अब आप बताएंगे, एक सवाल है कि जहाँ से आप सेवानिवृत्त हुए, यहाँ आपने पूरा जीवन आपने लगाया, समाज को दुनिया को दिया, वो कौन सा विभाग था और वहाँ क्या करते थे आप? मैं सहकारिता विभाग में जॉब करता था, लेकिन रिटायर तो मैं हो गया हूँ। 40 साल मैंने सेवा किया डिपार्टमेंट की। मैं कुंठित 40 साल की सेवा के बाद जिस पोस्ट पे मैं नियुक्त हुआ उसी पोस्ट से मैं बैठा था। ये कौन सकती हो? गवर्नमेंट है ये सकती, पर वो प्रमोटेड नहीं हुए आप? सवालिया निशान पैदा होता है यहाँ पे, यहाँ सवालिया निशान पैदा होता है। और मुझ जैसे हजारों कर्मचारी हैं जो इस वेदना के शिकार हैं। उसका रीज़न क्या है? मेरे डिपार्टमेंट में कास्टिज्म, जिसको कहते हैं जातिवाद है, जातिवाद की चरम पे है, पूर्व में रहा कि जातिवाद के कारण हम जैसे लोग हाशिए पर है। आपको मैं ये भी बता दूं, मैंने जीवन में संघर्ष किया है। 40 साल की नौकरी में मैंने 27 जिलों में नौकरी किया। 27 जनपद में नौकरी करने का आशय आप समझ लीजिए क्या आशय रहा मेरा, मुझसे लोग क्यों नाराज हुआ करते थे। और मैं 7 बार निलंबित हुआ। ये भी मेरे साथ एक ट्रेजेडी है। रीज़न ये रहा कि जिस डिपार्टमेंट में मैं गया वो भ्रष्ट डिपार्टमेंट, और भ्रष्टाचार को देख करके जब उसके खिलाफ मैं मुहिम छेड़ता था तो लगता था सबसे बागी व्यक्ति बन, आपको ही किनारा खड़ा देगी तो मेरा उससे लग गया। और मैं चैलेंज ही कह सकता हूँ, मैं तो हाई कोर्ट तक रहा हूँ मुकदमा। आज ही मेरी रिट हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अभी पेंडिंग है जी यस, आज ही पेंडिंग। सेवानिवृत्त हो चुके हैं? यस, फिर उस रीड पे क्या हो रहा है? पेंडिंग में है। कोरोना काल में हियरिंग नहीं हुई। क्या आरोप था आपका? मेरे ऊपर कई एलिगेशन थे, गबन के आरोप थे। अच्छा, आपके ऊपर था? यस, देखिए यहाँ एक सवाल पैदा होता है बहुत पारदर्शी। गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजना है प्राइस सपोर्ट योजना, मूल्य समर्थन योजना, जिससे बड़े पैमाने पर धान गेहूँ खरीद सकते हैं और किसान का धान गेहूँ खरीद करके उनके खाते में RTGS के माध्यम से या किसी और माध्यम से पैसा सीधे उनके खत्म कर सकते हैं। बाद में मान लीजिए मैं धान खरीद सेंटर इंचार्ज हूँ और किसानों का धान मैंने कलेक्ट किया और मुझे ये लिखित बताया गया कि फला मिलर को ये धान आप डिलीवर कर दो। मेरा काम है क्रय एजेंसी होने के नाते क्रय करना और संबंधित डिपो तक, संबंधित मिल तक धान डिलीवर करना और मिल को उस क्वांटिटी को एक्सेप्ट कराना। मेरा काम ये होता है। और मिलर का काम ये होता है
कि सीधे धान की प्रोसेसिंग करके 62% 67% जो रिकवरी हो गवर्नमेंट की, उस रेशियो में वो SWC FCI के डिपो पे चावल डिलीवर करे, वहाँ मेरा कोई रोल नहीं होता। दुर्भाग्य रहा, मैंने मंडल में, उस समय मैं देवी पाटन मंडल में था, अपने सेंटर पे सबसे ज़्यादा खरीद करी, शासन की मंशा के अनुरूप खरीद किया। 5 मिलें अटैच थी, 5 मिलों पे मैंने धान डिलीवर किया। मिल का एक्सेप्टर चालान मैंने कार्यालय प्रस्तुत किया। CMR कस्टम मिलिंग राइस होता है, उसको CMR कहते हैं, जो रिकवरी मिलर SWC या FCI गोदाम में देता है, तो हमारे उच्च अधिकारी के माध्यम से एक कमेटी होती है, कमेटी वो करते हैं, वहाँ मेरा रोल नहीं होता। मिलर ने CMR 100% डिलीवर नहीं किया तो गबन का आरोप मुझ पर लगता है। क्या मैं मिलर राइस मिल आपने तो उनको दे ही दिया है। एक्सेप्टेड चार्ज मैंने कार्यालय प्रस्तुत किया, मैंने बताया जी रीजन क्या था, मैंने वही जात बात की। अपनी जाति के लोगों को बचाने के लिए मेरी बल चाहेगी, मेरे विरुद्ध मुकदमा हुआ, मैं कुंठित हूँ, उस पृष्ठभूमि पे अपना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट की निंदा करता हूँ। फिलहाल इस डिपार्टमेंट पे हम चर्चा करेंगे, हम उस बिंदु से हटके दूसरे बिंदु पर चलेंगे। जैसा कि किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, सहकारिता विभाग से ही किसानों को काफ़ी राहत मिलती है, चाहे धान हो चाहे गेहूँ हो, खरीदारी आजकल हो रही है। यहाँ बहुत सारे किसान हमारे सामने भी मौजूद हैं, इनके धान और गेहूँ की खरीदारी नहीं हो पाती। ख़ास तौर से धान में ये एजेंसियाँ जो खरीदने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ये इनको 20 बार दर्जनों बार दौड़ाते हैं, अंत में ये होता है कि काटा सील हो गया, अब कोई खरीदारी नहीं हो रही है। इसमें क्या सफाई, क्या चालाकी, क्या समझदारी, कुछ पोल खोलने का आप काम करेंगे? देखिए, एकदम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से मैं बताना चाहूँगा। जी जी। एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से गाइडलाइन आती है, जी किसान भाइयों अपनी खतौनी ऑनलाइन कराएं। जी जिनकी खतौनी ऑनलाइन हो जाती है जी उसका रकबा आ जाता है, जी रकबे से परसेंटेज निकाल लिया जाता है कि आपका कितना पैदा हुआ होगा, अनुमानित। 4 कुंटल 5 कुंटल प्रति बीघा का एक रेशियो निकाला जाता है। जी उस अनुरूप आप के नज़दीक जो सेंटर होते हैं, अगर आप जाएं और सेंटर इंचार्ज आपके धान को खरीदने से इग्नोर करता है, मना करता है, तो आप हेल्पलाइन नंबर तमाम हैं जिले से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार तक, आप उस पर शिकायत कर सकते हैं। और ये केवल किसानों की सुखों की और तमाम शिकायतें हुई भी हैं जिले स्तर पे, कि मैं सर जाब में था। अब ये कहा जाए कि किसान का धान नहीं खरीदा गया, ये तो मैं नहीं मानता। यहीं पर तमाम लोग हैं, उन्होंने प्रयास किया होगा, हमने किसी से पूछा नहीं यहाँ पर, लेकिन 2 4 से 10 की संख्या में जो भी बैठे हैं, अगर हम पूछें तो यही पता लगेगा कि इनका धान बिका नहीं। आप उससे पूछिए। और भी तमाम सवाल आते हैं कि आपकी खतौनी हो सकती है, कोई व्यापारी इनकी खतौनी ले जाकर सेट कर सकता है, लेकिन इनको अपने धान को बेचने। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आप एक सवाल यहाँ पैदा कर दिए, खतौनी मेरी है, मैं किसी व्यापारी को खतौनी दे करके, तो मैं तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं अज्ञानता हो सकती है क्या? ये अज्ञानता नहीं, गैर जागरूकता की बात हो सकती है। गैर जागरूकता है। 100-200 रुपए में मैं अपना जबीर बेच देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम तो आपका क्या इसके लिए जो आपके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके माध्यम से आपकी सरकार को जागरूक करने का कार्य करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, और मैं इस दिशा में अब सेवानिवृत्त हुआ हूँ, मैं काम करूँगा। हम करेंगे आप? बिल्कुल लगता है कि इनके साथ काम करना। चैलेंज का बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, क्योंकि मैं टॉप टू बॉटम सब जानता हूँ, और इनकी समस्या अगर कहीं से भी आई तो मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ, भगवान मुझसे झूठ से बुलाए, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, और किसी किसान को मैं असहाय मजलूम नहीं होने दूंगा अपने तहसील।
चलिए भाई, इस बात के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप कदम मतलब कमर कस के कदम से कदम बढ़ाते हुए और चलते हुए जाएंगे, किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। और लेकिन एक खास बात है, आप ये कार्य सारे करेंगे, अब जो है हमारी सरकार को ये जो खरीदारी में इसमें और कोई ऐसी पारदर्शिता रखें जिससे किसान बदहाल ना हो। देखिए, मैं डंके की चौक पर कह सकता हूँ, 2012 के बाद से लेकर 17 के बीच समय समय पे गवर्नमेंट का जियो होता है, वो अपने हिसाब से वो शासनादेश जारी होता है। लेकिन 2017 के बाद शासनादेश तो मेरे पास नहीं है, आपको किसी दिन उपलब्ध कराऊंगा, आप देख लीजिएगा। ये कम से कम 22 बिंदु का शासनादेश है और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हर चीज़ उसमें लिखी गई है, बताई गई है। हर किसान भाइयों को हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इसीलिए उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया गया है, जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देशित किया गया है, जिला अधिकारी को निर्देशित किया गया है और ADM FR को भी निर्देशित किया गया है कि त्वरित विदिन 24 आवर्स हर किसान की समस्या का निकाल। ये कारण तो हो सकता है कि हम नहीं जान पाए, हम भटक रहे हैं, हम दलालों के चक्कर में परेशान हैं, उस गाइडलाइन को आप नहीं जान पाए। लेकिन क्रय एजेंसी द्वारा स्थापित क्रय केंद्र पे आप चक्कर लगाते हो, वहाँ भी हेल्पलाइन नंबर लिखे होते हैं। बैनर आप पढ़िए, उस बैनर में हेल्पलाइन नंबर पूरे जिले के लिखे होते हैं और हर व्यक्ति के पास मोबाइल होता है। वहाँ आप निकल के आप क्यों नहीं बात करते किसी से? और अगर निस्तारण नहीं हो रहा है तो मुख्यमंत्री पोर्टल पे कंप्लेंट करिए और 12 घंटे के अंदर आपका निस्तारण होने का ये दावा था। और इस सरकार में जो सरकार अभी है भी, ये जो सरकार है, पूर्ववर्ती सरकारों को आपने बहुत देखा और सेवानिवृत्त होते होते इस सरकार को भी देखा। आपके 5वें चरण का मतदान आपके क्षेत्र का हो भी चुका है। अब इसके बाद बताइए, पूर्ववर्ती सरकारों में और इन सरकारों में, इस सरकार में सबके विचारों में क्या अंतर था और कौन क्षेत्रीय जनता के लिए, किसानों के लिए कितना प्रयत्नशील थी? कुछ अंतर था कहीं? निश्चित रूप से अंतर क्या था और बेहतरी क्या है? बिल्कुल निश्चित रूप से अंतर था। सूबे में चाहे बसपा की सरकार रही हो, इन लोगों का एक मिशन होता था जातीय समीकरण को साधते हुए, समीकरण को साधते हुए कतिपय लोगों को लाभ प्रदत्त करते हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए ही काम करने का काम किया गया। चाहे बसपा सरकार रही हो, चाहे सपा सरकार रही हो, जातीय आधार, मैंने जात पात का एक बात नाम लिया था, नौकरी में भी मैंने कहा था जातीय था। सबसे बड़ा फैक्टर बसपा, सपा और भाजपा भी ये रहा। भाजपा ने बिल्कुल पारदर्शी तरीके से टॉप टू बॉटम, एक दलित से लेकर के एक पंडित जी तक, मतलब एक निराश्रित गिरे हुए पंडित दीनदयाल, हिंदू मुसलमान दोनों कहेंगे ना, बिल्कुल सबके लिए ना कोई इसमें इस पार्टी में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। और जहाँ तक मैं एक पत्रकार होने के नाते मैंने क्षेत्र में भ्रमण किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार पर सीधे आरोप लगाए जाते थे कि चुनाव के दरमियान पसीना मैं बहाता हूँ, लाभ वो लेते हैं जो गालियाँ देते हैं। ये भी सुना गया, मैंने सुना है क्षेत्र में। एक बहुत अहम सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, चूँकि आप युवा बेरोजगार विकास ग्रामोत्थान संस्थान के प्रबंधक महोदय हैं और आप इस NGO के माध्यम से आप इस विचारधारा के साथ बताएंगे कि आज हमारा गांव, हमारा कृषि बहुल इलाका, ये चूँकि 80% यहाँ खेती होती है, हम लोग किसानी हैं और परंपरागत खेती गेहूं और धान जैसी ही होती है। दलहन मेरे यहाँ चली गई, तिलहन मेरे यहाँ से चली गई और नकदी फसल का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। तमाम चर्चाओं के माध्यम से हमने भी कई बार कवरेज किया है नकदी फसल की काश्तकारों को कि इनको देखें और लोग सीख लें यहाँ से। तो इस पर कुछ कहेंगे आप? कुछ परिवर्तन चाहिए आवश्यकता के अनुसार? हाँ, क्योंकि मैं लघु और सीमांत श्रेणी का किसान जी, फार्मिंग सेक्टर मेरे पास नहीं है जी, 100-200 बीघे का कोई काश्तकार मेरे इलाके में नहीं दिखाई पड़ता जी, 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा, 5 बीघे की नहीं, 2 बीघे 4 बीघे ऐसे जी। तो अगर
ये थोड़ा लोगों को देख करके कमर्शियल खेती करें। अपना धान गेहूँ अपने खाने भर के लिए पैदा करने के बाद जी कमर्शियल खेती का पैदा करें, तो मैं ये मानता हूँ कि इनके जीवन में खुशहाली जरूर आएगी। और अभी कुछ लोगों ने प्रयास किया है, अभी सीजन चल रहा है, कुछ लोगों ने मटर की खेती किया है, कुछ लोगों ने और सब्जी की खेती किया है। जी उनको अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, अच्छी खासी आमदनी मिल रही है। अभी आपके क्षेत्र में ये चाहे देवरा, सेवरा, एंजर, बल्दीरा विकास खंड में काफ़ी हद तक केले की खेती बहुत मशहूर हो रही है और कम से कम इस बार 500 बीघे में केले की खेती की जा रही है। हमने विजिट किया, वहाँ पर लोगों को सराहना है। तो क्या आपके क्षेत्र में इलाका कम अच्छा है? हम तो ये मानते हैं कि मेरा इलाका क्रीम बेल्ट है। इतना बढ़िया बेल्ट, इतना बढ़िया इलाका पूरी तहसील क्षेत्र में और कहीं नहीं होगा। इतनी बढ़िया मिट्टी, उर्वरा शक्ति है मेरे यहाँ। दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी कही जाती है और मेरे यहाँ दोमट ही है और जो उर्वरा शक्ति से भरपूर है, उसका दोहन न किया जाए, उसका सदुपयोग किया जाए, तो मैं मानता हूँ कि जितने नाम ये आप बताए जी, उन गांव की अपेक्षा जो भी खेती चाहे केले की होगी, चाहे किसी सब्जी की होगी या गन्ने की होगी या जो भी खेती हम करें, बेहतर। चलते चलते अंत में आपसे हम एक सवाल करना चाहते हैं। आप अपने सवाल क्या है, आप सुझाव या क्या कहना चाहते हैं अपने इस जनपद सुल्तानपुर के उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, तमाम व्यवसायियों के लिए, सबके लिए आप अपने एक संगठक के रूप में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं कोई चिंतक नहीं हूँ, कोई विचारक नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, मैंने बताया कि 27 जिलों में मैंने नौकरी किया जी जी। तो 27 जिलों में रह करके वहाँ के कल्चर, वहाँ के माहौल, वहाँ के लोगों से मिल करके, और यहाँ ज़िले की बात आपने करी है, तो जनपद स्तर पे जैसे अभी हम लोग विषम परिस्थितियों से जूझ रहे थे। ये हमारे देश का नहीं, पूरे विश्व का दुर्भाग्य रहा, कोरोना जैसी महामारी। जी कोरोना जैसी महामारी में हर वर्ग, चाहे वो नौकरी पेशे का रहा हो, चाहे व्यापारी वर्ग रहा हो, चाहे खेत खलिहान का व्यक्ति रहा हो, प्रभावित हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने एक ऐसा प्रयास किया पूरे सबको साथ लेकर चलने का कि कोई परिवार भूखे न सोए, कोई मासूम इलाज बिना मरने ना पाए, कोई व्यक्ति पैसे के अभाव पढ़ने ना पाए। इन सब बिंदुओं पे फोकस किया और हम सबकी दिनचर्या सुधर रही है। और मैं सबको एक संदेश देना चाहूँगा, फॉलो भी करना चाहिए अच्छी चीज़, वो हमेशा फॉलो करो। बुराई तो सब में होती है। जब प्रभु श्री राम पे आरोप लगे तो भगवान के रूप में रहे। कृष्ण पर भी तमाम बातें की लोगों ने अपवाद स्वरूप आज भी चर्चा में लोग रखते हैं, लेकिन वो सब लीलाधर थे। अपनी लीलाओं को दिखाए और गए और हमको एक संदेश छोड़ के गए। उसमें से अगर मैं 25% फॉलो करूँ, चाहे मेरा युवा हो, चाहे मेरा व्यापारी वर्ग हो, चाहे मीडियम परिवार अपर क्लास के लोग हों, निश्चित तौर पे परिवर्तन दिखाई देगा, संशय नहीं। और मैं निष्ठावान, मेहनती और कुछ ऐसे लोगों को जोड़ना चाहता हूँ जो समय समय पे हम लोगों का भी मार्गदर्शन करें। और सबके सहयोग से ही कोई संस्थान, कोई संगठन आगे बढ़ सकता है, मजबूत। ये मेरा कहना है। और ये इसका अभाव हमारे संगठन में रहा। इतना पुराना एनजीओ होने के बाद इस अभाव के कारण मैंने फिर वही बात आएगी कि केवल एक शख्स मुझे मिला हर मोड़ पे, वो सीधा। बाकी मेंबर तो कई हैं, कॉल करने पर भी वो उपस्थित नहीं होते। तो हम लोग ये मांग चलते हैं कि अगर गांधी जी ये सोचे होते
कि मैं अकेले निकल रहा हूँ, जनता मेरे साथ आएगी नहीं आएगी, तो शायद देश ना आजाद होगा। तो मैं गांधी जी के विचारों को ध्यान में रखते हुए अपने भाई शिवलाल जी को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करूंगा और सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मेरे साथ अच्छा किया, मेरे साथियों ने नहीं किया, मेरी तरफ से बदले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत बेहतर समय दिया आपने। और साथियों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादर प्रणाम। मैं धर्मेश शुक्ला।